Section 24. Closing of shops for the sake of public peace. The district magistrate by notice in writing to the licensee may require that any shop in which any intoxicant is sold क्लॉज 2 ये बोलता है इफ अ रियट और अनलॉफुल असेंबली इज एप्रीहेंडेड और ऑकर्स, अगर लगता है कि रियट या बलवा या अनलॉफुल असेंबली की आशंका एप्रीहेंशन है या वो हो गई है इन द विसिनिटी ऑफ एनी शॉप, किसी भी शॉप के आसपास, तब मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास, मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास who is present may require such shop to be kept closed for such period as he thinks necessary. तो मजिस्ट्रेट भी उसको क्लोज करवा सकता है अगर कोई रियॉट या फिर अनलॉफुल असेंबली का एप्रीहेंशन है या वो हो गई है, ऑकर हो चुकी है. प्रोविजो provided that when any such riot or unlawful assembly occurs, a licensee shall, in the absence of magistrate, close his shop without any order. और लाइसेंसी भी बिना किसी ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के खुद भी शॉप को क्लोज कर सकता है अगर कोई रियॉट या फिर अनलॉफुल असेंबली का मामला है तो. थर्ड क्लॉज 3, व्हेन एनी मजिस्ट्रेट इश्यूज एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2, जो भी सबसेक्शन 2 में ऑर्डर पास किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ही शैल फोर्थविथ इन्फॉर्म द कलेक्टर, मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर के बारे में कलेक्टर को भी इन्फॉर्म करेगा. चैप्टर 5 ड्यूटीज एंड फीस चैप्टर 5 है, उसका जो रेंज है वो है 25 to 27A. सेक्शन नंबर 25 ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स. ड्यूटी लगाई जाएगी एक्साइजेबल आर्टिकल्स पर. तो एनी ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये डिफाइंड है डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 क्लॉज 6A में. एज द केस में बी he shall, if the state government so direct, अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है तो, be levied on all excisable articles other than, ये इंपॉर्टेंट है, other than medicinal and toilet preparation specified for the time being in the schedule to the medical and toilet preparation excise duties act 1955. इस मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन स्पेसिफाइड जो कि इस एक्ट के अंतर्गत हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे एक्साइजेबल आर्टिकल्स पे ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. अब एक्साइज आर्टिकल पे ड्यूटी लगाई जाएगी फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन कलेक्टेड अंडर एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13, मैन्युफैक्चर्ड एनी डिस्टिलरी एस्टैब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्यूरी लाइसेंस अंडर दिस एक्ट. सेक्शन 25 क्लॉज 2 ये बोलता है ड्यूटी में बी इम्पोज्ड अंडर सब सेक्शन 1 एट डिफरेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू, डिफरेंट रेट की ड्यूटीज भी लगाई जा सकती है जो सब सेक्शन 1 में एक्साइजेबल आर्टिकल्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू. अब वो जो डिफरेंट रेट्स होंगे वो किसके बेसिस पे डिफरेंट होंगे ये बताया है फर्स्ट में. प्लेस टू विच एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज टू बी रिमूव्ड, जो प्लेस है उस पर डिपेंड कर सकता है. स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स उस पर डिपेंड कर सकता है. यूज ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर डिफरेंट पर्पस, उसके यूज पर डिपेंड कर सकता है. वैल्यू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एज द मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उस एक्साइजेबल आर्टिकल की वैल्यूज पे बेस उसकी ड्यूटीज डिफरेंट हो सकती हैं. लास्ट वाला बताया 10% सरचार्ज ऑन द प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल विल बी पेबल which shall be transferred to rural and urban local bodies on the basis of their population. यहाँ ड्यूटी में बताया कि 10% सरचार्ज लगाया जाएगा, जो कि ये जो 10% सरचार्ज लगाया जाएगा एक्साइजेबल आर्टिकल पर, ये अर्बन और लोकल बॉडीज, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. सेक्शन नंबर 26 वेज ऑन ऑफ लेवाइंग सच ड्यूटी. जो सेक्शन नंबर 25 में ड्यूटी लेवाई की गई है एक्साइजेबल आर्टिकल पे,
अब उसको लेवाई कैसे किया जाएगा, वेज ऑफ लेवाइंग सच ड्यूटी, सेक्शन नंबर 26। इसमें बताया गया सब्जेक्ट टू रूल्स regulating the time, place, manner of as the state government may prescribe such duty shall be levied ratably। मतलब यहाँ पे बता दिया कि ये जो ड्यूटी है वो कैसी लेवाई की जाएगी, रेटिबली ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल imported, exported, transported, collected और manufactured in or issued from the distillery, brewery और warehouse। अब हम इस रेटिबली ऑन द क्वांटिटी का मतलब समझते हैं। रेटिबली मतलब ऑन द क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे कि हमने एक सोप खरीदा, अब उस सोप की प्राइस थी 100 रुपये। इस सोप की जो प्राइस थी 100 रुपये, अगर हम इसका और इस पर 5% जीएसटी लग रही है तो एक सोप पे कितनी जीएसटी लगी, 5 रुपये। अब हम इसका एक सोप खरीदते हैं तो हमने 100 रुपये तो प्राइस दिया उसका सोप का, और हमने 5 रुपये दिया ड्यूटी जो कि इस सोप को खरीदने पर लग रही है हमको। वहीं अगर 5 सोप खरीदते हैं तो 500 रुपये तो इसकी प्राइस हो गई, और जो 25 रुपीज़ है वो इसकी ड्यूटी हो गई। तो जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं उसके हिसाब से रेटिबली अप्लाई किया जाएगा, जितनी परचेस करेंगे उस हिसाब से वो ड्यूटी लगाई जाएगी। सेम कंसेप्ट सेक्शन नंबर 26 बताता है, रेटिबली ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। अब इसका प्रोवाइडेड दैट पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट ड्यूटी में बी लेवाइड क्लॉज ए ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। अगर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अगर कल्टीवेशन ऑफ हेम्प प्लांट है तो ड्यूटी कैसे लगाई जाएगी, बाय एन एक्रिएज रेट लेवाइड, मतलब पर एकड़ के हिसाब से लगाई जाएगी। और रेट चार्ज ऑन द क्वांटिटी कलेक्टेड। अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं हेम्प प्लांट का तो जो ड्यूटी लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ एक्साइज एक्ट, तो वो एक्रिएज रेट के हिसाब से लगाई जाएगी या रेट चार्ज और क्वांटिटी कलेक्टेड पे के हिसाब से लगाई जाएगी। क्लॉज बी क्या बताता है, ऑन स्पिरिट और बियर मैन्युफैक्चर्ड इन एनी डिस्टिलरी एस्टैब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्यूरी लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। अगर कोई स्पिरिट या फिर बियर है जिसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिस्टिलरी इस्टेब्लिश की गई है या फिर ब्यूरी में, तो उस पर कैसे ड्यूटी लगाई जाएगी, तो ये बताया इन अकॉर्डेंस टू द सच स्केल ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेटेड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज की जाएगी उसके हिसाब से ड्यूटी ली जाएगी, और बाय अ रेट चार्ज डायरेक्टली ऑन द मटेरियल्स यूज, या फिर डायरेक्टली जो मटेरियल यूज किए गए उसके हिसाब से कलेक्ट की जाएगी इसमें ड्यूटी। अब तीसरी क्लॉज बताया ऑन टाड़ी। टाड़ी में ड्यूटी कैसे कलेक्ट की जाएगी, बाय अ टैक्स ऑन ईच ट्री। हर ट्री के हिसाब से जितने ट्री होंगे उतना टैक्स आपको लगेगा। ये सेक्शन नंबर 26 में वे ऑफ लेवाइंग ड्यूटी के डिफरेंट टाइप्स हो गए कि किसमें किसमें कितना कितना और कैसे ड्यूटी को लेवाई किया जाएगा। क्लॉज 2 क्या बोलता है, क्लॉज 2 में बताया गया कि वेयर पेमेंट इज मेड अपॉन इशू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। अगर इशू किया जा रहा है एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर सेल फ्रॉम अ वेयर हाउस, अगर वेयर हाउस से सेल हो रहा है एक्साइजेबल आर्टिकल तो उस पर पेमेंट जो होगा वो कैसा लगाया जाएगा, ये बताया इट शैल बी एट द रेट ऑफ ड्यूटी इन फोर्स। जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो इन्फोर्स की जाएगी ऑन द डेट ऑफ इशू, ऑन द डेट ऑफ इशू, जिस दिन वो इशू किया जा रहा है ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम द वेयर हाउस, जिस दिन उसको वेयर हाउस से इशू किया जा रहा है उस डेट पे जो ड्यूटी रहेगी इन्फोर्स पे, उस हिसाब से पेमेंट करवाया जाएगा एक्साइजेबल आर्टिकल पे। सेक्शन 27 पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीजेस। सेक्शन 27 को पढ़ने के पहले हम सेक्शन नंबर 18 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 18 क्या बोलता है, सेक्शन 18 ये बोलता है पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर। लीज ग्रांट किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, राइट टू मैन्युफैक्चर। और जो भी राइट्स हैं ये 3 क्लॉजेस मैंने पढ़ाए थे, इसमें जो भी राइट ग्रांट किया जा रहा है लीज पे, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लीज पर दे सकती है। अब लीज पर दे रही है तो इसमें सेक्शन नंबर 27 कैसे आ रहा है, 27 ये बता रहा है कि अगर पेमेंट लीज दिया गया है तो उसका जो पेमेंट है या फिर जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से होगा। सेक्शन नंबर 27 यहाँ पे ये बताता है कि इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू एनी ड्यूटी
लेविएबल अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो भी ड्यूटी है वो तो है ही है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट मे एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ सम ऑफ इन कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 में जो लीज ग्रांट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए भी पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 27 ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा कि लीज ग्रांट करने का पावर कहाँ पे है, तो लीज ग्रांट करने का पावर सेक्शन 18 में, लेकिन पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीज कहाँ पे, तो वो सेक्शन नंबर 27 में दिया हुआ है। सेकंड क्लॉज 2 ये बोलता है नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन 1 शैल बी कंस्टिट्यूट टू प्रिक्लूड स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम इनहेंसिंग और रिड्यूसिंग। स्टेट गवर्नमेंट ये जो पेमेंट है इसको एनहांस भी कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है। द सम रिसीव्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द पेमेंट कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 27A। 27A क्या बोलता है, सेविंग फॉर ड्यूटीज बीइंग लेवाइड एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन until provision to the contrary is made by the parliament, the state government may continue to levy any duty to which this section applies, which it was lawfully levying immediately before the commencement of the constitution under this chapter as then in force। just suppose कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई एक ड्यूटी है जो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से वो लगी चल रही है, तो उस ड्यूटी को स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू लेवाई सच ड्यूटी, कंटिन्यू कर सकता है उस ड्यूटी को, और वो लॉफुल होगा। अगर कोई ड्यूटी पहले से बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से चली आ रही है तो उसको भी एज इट इज़ रखा जा सकता है। सेक्शन नंबर 27A यही बात कर रहा है। अब इसमें बताया कि क्लॉज 2 में द ड्यूटीज टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। अब ये कौन सी ड्यूटीज पे ये सेक्शन अप्लाइज होगा। क्लॉज A, एनी ड्यूटी ऑन इंटॉक्सिकेंट which are not excisable articles। ऐसी ड्यूटी ऑन इंटॉक्सिकेंट which are not excisable articles, जो excisable article नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। क्लॉज 2, एनी ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया, या फिर जो आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एंड इम्पोर्टेड इनटू द स्टेट वेदर अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जो ड्यूटीज़ हैं अगर लेवाई की जा रही हैं तो ये आज भी कंटिन्यू की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27A ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915।